तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस वीडियो में बात करूंगा कक्षा 10वीं हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र की। दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है वो 2024 का मॉडल पेपर है दोस्तों, न्यू वाला। तो इसी में आज आपको करवाने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों जो 1 नंबर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 1 अंक के जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों, एग्जाम में जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटा दिया जाएगा और जो एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होने वाला है दोस्तों। तो ये तो आपको पता ही है। चलिए अभी मैं बात करूँगा प्रश्नोत्तर की। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला जो हिंदी का हम लोग देते हैं एग्जाम, तो आप सभी को पता है एक गद्यांश होता है। तो इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और इसका जो उत्तर आपको यहीं पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में पूछा जाएगा उसका जो आंसर आपको इस गद्यांश के अंदर में ही मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एग्जाम में आप अच्छा से पहले गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक बार पढ़िए, एक बार के बाद फिर और एक बार पढ़ लीजिए ताकि और दिक्कत ना हो दोस्तों, है ना। चलिए, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ूँ तो अभी समय लग जाएगा, तो मैंने पढ़ रखा है, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 1 नंबर प्रश्न आप सभी का कि नकारात्मक और निराशा, ठीक है, निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ इन ऑप्शन में से, आपने गद्यांश को पढ़ा होगा, पैसेज को पढ़ लिया है, तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों धैर्य, विश्वास और आशा। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, निराशा से बचना है, ठीक है, नकारात्मक सोच से अगर दूर हट के कुछ अच्छा अपने आप को बदलना है, अच्छा करना है, तो आपको धैर्य रखना होगा। ठीक है, तो धैर्यपूर्वक जीवन आपको जीना होगा दोस्तों। एक विश्वास होना चाहिए, ठीक है, अटूट विश्वास, और मन में आशा होनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 देखने को, सॉरी 2 देखने को मिलता है, धैर्य, विश्वास और आशा, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे मैं बात करूँ दूसरा प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि धैर्य और, ठीक है, विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो देखिए, धैर्य और विश्वास के महत्ता के बारे में जहाँ पे सुझाव दिया गया है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिया गया है दोस्तों। यानी कि अगर हम सभी का कुछ लक्ष्य है, आगे चल के कुछ अच्छा कार्य करना है, तो एक हम लोग का लक्ष्य होता है दोस्तों, होता है ना गोल। तो हाँ, इसके लिए हम लोग को धैर्य रखना होता है, विश्वास रखना होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। ये गद्यांश को पढ़िए, सभी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, वो लगता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन सब हो जाता है। आगे जो यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि, ठीक है, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़, परिस्थिति और आसपास के जितने भी लोग हैं, आपको किस प्रकार से देखना चाहिए वो यहाँ पे बताना दोस्तों। तो ये जो देखना चाहिए वो दोस्तों आप सभी का उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। जिसे भी देखेंगे हमको घृणा के नज़र से नहीं देखना है, संदेह के नज़र से नहीं देखना है, क्रोध के नज़र से नहीं देखना है दोस्तों। हम सभी को एक सकारात्मक सोच विचार रखना चाहिए मन में, और अच्छा विचार रख के सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, आपका दोस्त या फिर दुश्मन भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उसे हम लोग घृणा के नज़र से नहीं देखेंगे, है ना, उसे संदेह के नज़र से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। अब बात करेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न की। चौथा जो प्रश्न पूछा गया कि किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कांटों के बीच फूलों को पालना दोस्तों। ठीक है, कांटों के बीच फूलों को पालना। ठीक है, आपको लगता है ना कि ये बहुत ही कठिन है, नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए भैया, देखिए इसको जब कीजिएगा ना तब आपको लगेगा कि हाँ भैया अब तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो किसी भी चीज़ पे आप, अगर आप कक्षा 10वीं में हैं, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो बोलेगा नहीं मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, घर में काम होता है, यहाँ से वहाँ से, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो राजा बनने के लिए हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा मेरे बातों को। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो कांटों के बीच फूलों को पालना, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ दोस्तों पांचवा प्रश्न की। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे चुनने के लिए अब चुनाव कर रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए कोई से भी गद्यांश पढ़े, आपको वहाँ पे एक शीर्षक वहाँ पे होता है, तो आपको बताना है। तो इसका मैं अगर बात करूँ दोस्तों शीर्षक का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन जो 4 आपको देखने को मिलता है, डी, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास, ये आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, सकारात्मकता का मार्ग और अटूट विश्वास और आशा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 सही से उत्तर होगा। तो आप में भी कुछ आशा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ना मैं तो भैया 90% ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए
आगे मैं बात करूँ दोस्तों अगला प्रश्न की, तो यहाँ तक तो 5 प्रश्न हो गए। फिर आपका गद्यांश के बाद एक पद्यांश भी दिया जाता है, तो इस पद्यांश को भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इसका भी जो उत्तर आपको फिर नीचे आपको देना है दोस्तों, है ना। तो उत्तर सब यहीं भी मिल जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं, इसको सिर्फ 1 से 2 बार पढ़िए अच्छा से ध्यान से, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ रखा है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे जो छठा प्रश्न आप सभी का प्रश्न पूछा जा रहा है, कवि भारतीय युवकों को कैसा जीवन जीने को कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवि हैं इस पद्यांश में भारतीय जो युवक हैं, यहाँ के जो युवा लोग हैं, इसको कैसा जीने के लिए कहा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, कि यहाँ के जो युवा है इन लोगों को, ठीक है, योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा जीने को कहा गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम सभी को दोनों को लेकर चलना को, शास्त्र भी शस्त्र भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ शस्त्र ज्ञान वान ले लिए, ठीक है भैया, और पता चला कि कोई आपको मार दे। तो हम सभी का सब तरह का, ठीक है, होना चाहिए ज्ञान। तो यहाँ पे बोला गया है योगी, इस पद्यांश के अगर मैं अनुसार बात करूँ तो आपको बताना है योगी जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा उसी हिसाब से देना है, ठीक है, आंसर पद्यांश गद्यांश को पढ़ के देना है, ऐसा नहीं कि अपना राय रख दीजिए वहाँ पे। चलिए, 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सोम का प्रयोग किया गया उसको धार के लिए किया गया दोस्तों। ठीक है, धार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिख रहे हैं आपको धार, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो बात करेंगे दोस्तों 8वां प्रश्न की। 8वां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि योगियो नहीं विजय के सदृश जियोरे का क्या संदेश है। दोस्तों इसमें जो संदेश देना चाहते हैं वो कभी, वो समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। कैसा संदेश देना चाहता है कि आगे चल के आप सफलता को प्राप्त करें दोस्तों, ऐसा यहाँ पे संदेश देना चाहता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाता है। आगे भी बात करें दोस्तों 9वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि इस पद्यांश में कैसे जीवन को, ठीक है, सराहा गया है। तो ये जो पद्यांश इसमें जो जीवन को जो सराहा गया दोस्तों, वो आपका हो जाएगा दोस्तों विजयी। विजयी मतलब हमको आगे चलकर विजयी प्राप्त करना है दोस्तों, है ना। जो भी सफलता है उसे हमें प्राप्त करना है, ऐसा नहीं कि हमको योगी और वैरागी और कायर कायर वगैरह नहीं, यहाँ पे विजयी होने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, आगे 10वां प्रश्न देखेंगे, और 10वां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि इस कविता का मूल स्वर क्या है। ठीक है, इसका जो स्वर है दोस्तों वो कैसा है, प्राकृतिक है, प्रेम है, भक्ति है, ठीक है, आह्वान है। तो यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं कवि, ऐसा नहीं, आह्वान कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं कि ऐसा करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों, आह्वान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए, अब मैं बात करूँगा 11वां प्रश्न की, और 11वां नंबर जो प्रश्न है अब आपका व्याकरण से रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो व्याकरण भी आप लोग कर लीजिएगा, और व्याकरण अगर करवाना है तो मुझे आप कमेंट करके बोल दीजिए, मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक है, सारा तैयारी हो जाएगा चैनल के माध्यम से। और इससे पहले मैंने हिंदी का वीडियो बना दिया है, आपका सामाजिक विज्ञान का वीडियो बना दिया है, उसे भी नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं ना। चलिए, यहाँ पे जो 11वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। तो बोला गया है कि इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में यहाँ पे बात करूँ तो करेक्ट आंसर दोस्तों मोहन सो रहा है, ये एक अकर्मक क्रिया। बाकी बात देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि, ठीक है, सोनम गाना गाती है, ठीक है, अमन क्या हो कि अमन किताब पढ़ता है, ठीक है, लता चाय पी रही है, लेकिन मोहन यहाँ पे सो रहा है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, अकर्मक क्रिया। सिंपल सी बात है। चलिए, आगे देखेंगे 12वां प्रश्न, और 12वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य, ठीक है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का अब उदाहरण देना है, इससे पहले हम लोग किसका दिए थे, अकर्मक का दिए, तो सकर्मक का देना है। तो देखिए, बच्चा रोता है, ठीक है, लड़का हंसता है, पक्षी उड़ता है, तो ये नहीं होंगे, ये सारा का सारा आपका अकर्मक होगा। यहाँ पे सकर्मक को बताना है ना, सकर्मक होगा रीता गाता, ठीक है, रीता खाना खाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, और 13वां प्रश्न की बात करूँ तो 13वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि जल्द का अनेकार्थिक शब्द है। तो जल्द जो है इसका अनेकार्थिक शब्द बताना है दोस्तों, तो इसका अनेकार्थिक शब्द होता है बादल। ठीक है, जल्द का बादल होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया। अब बात करेंगे 14वां प्रश्न। 14वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि 2 पदों या फिर शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। 2 पदों या फिर, ठीक है, शब्दों के मेल से जो बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, समास। क्लियर, तो चलिए देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, एक अगर मैं बोलता, आप लोग बोलेगा तो मैं करूँगा क्या कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, समास, ठीक है, और फिर अनेकार्थी शब्द,
विपरीत अर्थी शब्द, ये सभी आप लोग कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक 14 प्रश्न हो गया दोस्तों समास। अब बात करेंगे 15वां प्रश्न की। 15वां जो प्रश्न पूछा गया कि यथासंभव, ठीक है, यथासंभव में कौन सा समास है, ठीक है। तो यथासंभव में संभव में जो समास है वो कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययभाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष फिर बहुब्रीहि। तो इसमें जो है ना दोस्तों वह अव्ययभाव समास है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों, ठीक है। यथासंभव कौन सा समास होगा दोस्तों, अव्ययीय भाव समास होगा। तो ये आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होता है दोस्तों, ठीक है। आगे यहाँ पे जो पूछा गया फिर यहाँ से समास से प्रश्न है 16वां प्रश्न की, नीला है जो कमल, नील कमल वो कौन सा समास है। तो ये जो पूछा जा रहा है कि नीला है जो कमल वो कौन सा आपका होगा दोस्तों। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे फिर दिया हुआ है। अब ऑप्शन देखेंगे हम लोग कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी और बहुब्रीहि। तो इन ऑप्शन में से आपको पता ही है दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन बी कर्मधारय समास। चलिए 17वां प्रश्न जो पूछा गया आप सभी का कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अब यहाँ पे वाक्य का भेद भी बताना है आपको। तो बताइए जब वर्षा होती है तो मोर नाचती है, तो इसका क्या होगा, इसका इसमें क्या होगा दोस्तों, मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे 18वां प्रश्न देखिए, अभी मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको डिस्कस करते चले तो और भी ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, है ना। तो पूरा का पूरा मैं आपको पूरा व्याकरण पे वीडियो ला दूंगा, आपको वो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। सिर्फ चैनल से जुड़े रहें और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहें कि नहीं भैया आना चाहिए वीडियो, तो अवश्य निश्चित तौर पर आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ यहाँ पे लाभ उठा पाए और परीक्षा में एक अच्छा अंक प्राप्त करके अपने परिवारजनों का नाम रोशन कर सकते हैं, है ना। चलिए 18वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वो, ठीक है, वहाँ कौन सा वाचक होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है, ठीक है, तो उसमें, ठीक है, वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो वहाँ जो होगा दोस्तों वो कर्मवाच्य होगा, ठीक है। कौन वाच्य, कर्मवाच्य। कर्म को प्रधानता दिया जा रहा है, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी देखने को मिलता है कर्मवाच्य, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो वाच्य का भी एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो कर्म को प्रधान दिया तो कर्मवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालक चांद डैश देख रहा है, बालक चांद डैश देख रहा, मतलब कि बालक चांद की ओर देख रहा है कि बालक चांद क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है। तो बालक चांद की ओर देख रहा है दोस्तों, क्या देख रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए 20वां जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयवी शब्द है, ठीक है। तो ये अवयवी वाला प्रश्न आ गया यहाँ पे, तो समुच्चय बोधक अवयवी है तो ये आपका अथवा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे अरे यानी ये अथवा होगा, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अवयव में अथवा यानी कि ऑप्शन 3 आपको दिख रहा है सी, वो आपका उत्तर होता है दोस्तों। चलिए यहाँ तक आपके जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो व्याकरण से हो गए। अब आपके पाठ्य पुस्तक से रहेंगे, यानी कि जो आपका बुक है, ठीक है, क्षितिज से, वहाँ से रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है फिर से एक गद्यांश से इसको पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या गद्यांश दिया है कि उद्धो तुम हो अति बड़भागी, है ना। अब यहाँ में एक पंक्ति को क्या पढ़ा, आप लोग समझ गए हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, आगे मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो चलिए इस प्रकार से जितने बच्चे पढ़े हैं ना वो समझ जाते हैं कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। तो एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपका 21वां नंबर की, इस पद की रचयिता कौन है। ये जो पद है दोस्तों उद्धम तुम हो अति बड़भागी वाला, तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है, तो हमारे सूरदास जी होते हैं, ठीक है। तो सूरदास ऑप्शन जो 4 दिख रहा है आपको वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, सूरदास, ठीक है। और क्या कीजिएगा, आप पाठ और पाठ के लेखक के नाम भी याद कर लीजिएगा, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। चलिए 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी, यानी कि वो जो गोपियाँ हैं वो किसकी अनन्य भक्त थी, किसको चाहती थी, किसकी पूजा करती थी, किसको प्रेम करती थी। तो गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण की दोस्तों अनन्य भक्ति, किसकी भक्त थी, श्री कृष्ण की। तो वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। श्री कृष्ण जब वहाँ चले गए ना तो वो किस तरह से वियोग में वो सारा का सारा बता रही थी, हाँ तो श्री कृष्ण से वो प्रेम करती थी, मतलब वो भक्त करती थी, प्रेम मतलब वो भक्ति वाला प्रेम, ठीक है। चलिए
तो अब बात करेंगे दोस्तों 23वां प्रश्न की। 23वां जो प्रश्न पूछा गया है कि पुरैन पात का क्या अर्थ है। दोस्तों पाठ में जो है ना, पुरैन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। तो ऑप्शन नंबर जो 3 आपको देखने को मिलता है कमल का पत्ता, वो आपका सही सा उत्तर होता है। इसी प्रकार से बात करेंगे 24वां प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उद्धव को जो संदेश पहुँचाने बोलते हैं, ठीक है, गोपियों को, तो गोपियाँ जो है ना वो उद्धव के बारे में क्या सोचती है और उसकी जो तुलना वो किससे किया है वो आपको बताना है। तो दोस्तों गोपियाँ जो है ना उद्धव की जो तुलना क्या है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है दोस्तों, ठीक है, कमल के पत्ते और, ठीक है, तेल के मटके से की है ना। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब मैं बात करूँ 25वां प्रश्न, और 25वां प्रश्न यहाँ पे फिर से एक ध्यान दिया, उसको पढ़िए, आपको पाठ्य पुस्तक से ही है और फिर उत्तर आपको नीचे देना है दोस्तों, एकदम आसान सा है। तो ये आपका बाल गोविंद भगत वाला से है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से, है ना। चलिए उत्तर की बात करो दोस्तों, प्रश्नोत्तर की। तो यहाँ पे 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। देखिए जब उसका जो पुत्र था उनका जो मृत्यु हो गया उसके बाद वो क्या कर रहे थे, और रो रहे थे क्या, हंस रहे थे क्या, नाच रहे थे क्या, वो गा रहे थे, ठीक है, क्या गा रहे थे, भक्ति भजन गा रहे थे, है ना। वो ईश्वर की जो भक्ति भजन होता है, जो गीत होता है वो गा रहे थे, और ये बोल रहे थे कि नहीं अब ये प्रभु से मिल गए, है ना, ये ऐसा होता है, तो ये गा रहे थे। तो ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों 25 का। अब 26वां प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भगत जी का बेटा कैसा था। देखिए भगत जी का जो बेटा था ना दोस्तों, वो बोधा टाइप का था, है ना, सुस्त और बोधा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 आपको देखने को मिलता है, सुस्त और बोधा, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। तो अब बात करेंगे दोस्तों 27वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि भगत जी की पतोह कैसी थी। दोस्तों इसमें हम लोग देखिए कि भगत जी का बेटा कैसा था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी जो पतोही थी वो कैसे थी। दोस्तों पतोह जो थी ना वो घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी, ठीक है, यानी कि वही अधिकतर काम करती थी, चलाती थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, ये आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे 28वां प्रश्न, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि बोधा का क्या अर्थ है। ऊपर मैंने बताया था, देखिए बोधा का अर्थ मोटा भी नहीं होगा, सुंदर भी नहीं होगा, ज्ञानी भी नहीं, यानी कि मंदबुद्धि होगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा वो नॉलेज कम नॉलेज वाला और चंचल वाला। तो इस करेक्ट आंसर आपका होगा मंदबुद्धि दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे 29वां जो प्रश्न पूछा गया है आप सभी का कि सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण लिया, ठीक है, फिर ली। तो देखिए सांप से जो वो डरकर ना वो कहाँ पे, पाठ का नाम क्या है, कौन सा पाठ से लिया गया, माता का आंचल। हाँ दोस्तों माता का आंचल, और वहीं पे वो छुप जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों माता का आंचल पाठ है वो, और यहीं से वो छुप गया था। तो वो देखिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं कुछ भी दिक्कत होती है तो माँ से गले लग जाते हैं, माँ की आंचल में छुप जाते हैं ना। तो माँ की आंचल वो आपका हो जाता है दोस्तों, सही से उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार से लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों आज का अंतिम आखिरी लास्ट प्रश्न 30वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है। दोस्तों इसमें जो व्यंग किया गया है दोस्तों इस कहानी में, इसमें सरकारी तंत्र पर किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो सरकारी तंत्र जो है ऑप्शन जो आपका 2 देखने को मिलता है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, सरकारी तंत्र पे यहाँ पे वो व्यंग किया गया है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपका जो 1 से लेकर 30 प्रश्न बन रहे थे ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न, ठीक है, वो आपका हो गया। इसके बाद आपका वो भी प्रश्न आ जाएगा जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, सभी मैं बना दूंगा, सबको मैं टाइपिंग करके एक एक करके सबको करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और वीडियो कैसा लगा वो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें दोस्तों, ठीक है। तो ठीक से रहिए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों, दूसरे वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।